राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऋषि ऋषि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं और मॉक टेस्ट नंबर 24 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आरएएस और पीआई से रिलेटेड जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है उसमें हम मॉक टेस्ट नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट नंबर 24 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन सभी के सॉल्यूशन को आज के सेशन में हम क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन थे, क्या उनका सही आंसर था, क्या उनका सही सॉल्यूशन था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं मॉक नंबर 23 आरएस और पीएसआई के लिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये था मॉक 24 के अंदर। क्या है क्वेश्चन? तो कह रहा है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर कितना है? 45,000। ए और बी टोटल मिलकर 45,000 कमाते हैं महीने में। फिर कह रहा है ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ए 75% खर्च करता है, बी 80% खर्च करता है। कह रहा है यदि उनकी बचत समान हो, देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सेविंग क्या हो? सेम हो। ए 10,000 बचाए तो बी भी 10,000 ही बचाना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो बी का वेतन क्या होगा? मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए का वेतन ए है और बी का वेतन क्या है? बी है। टोटल मिलाकर कितना है? 45,000। ए अगर 75% खर्च करता है तो सीधी सी बात है 100 में से 75 खर्च कर लिया तो ए बचाएगा कितना परसेंट? 25% अपने वेतन का। बी 80% खर्च करता है तो सीधी सी बात है बी अपने वेतन का कितना परसेंट बचाएगा? 20%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की बचत क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दो। अब इनको सॉल्व कर लो, बताओ 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, तो यहां से मुझे ए और बी के वेतन का रेशियो पता चल गया, 4 रेशियो कितना? 5। मुझे पता है कि दोनों मिलाकर कितने हो गए? 9। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलाकर कितना कमाते हैं? 45,000। तो बताओ कितना गुना हो गया? 5,000 गुना। तो रेशियो का मान 5,000। हमसे पूछा बी का वेतन, तो बी के वेतन का रेशियो 5 है। किससे गुना कर दोगे? 5,000 से। तो 5 गुना 5,000 कितना होगा सर? 25,000 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर कि बी 45,000 में से 45,000 में से 25,000 बी का वेतन है, बाकी बचा किसका वेतन होगा? ए का। क्लियर है? ये बराबर क्यों किया? क्योंकि सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। ठीक है सर, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एसआई का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो ये है, तो दर निकालो। तो दर कैसे निकालते हो? साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, वैल्यू पुट करो। साधारण ब्याज कितना दिया है सर? 7 दिया है, गुना 100। मूलधन कितना है सर? 10 है, ठीक है सर। समय कितना है सर? 5 है, ठीक है सर। बताओ 0 से 0 कटा, 5 से यह वैल्यू 2 बार में, तो आपने कहा सर दर क्या होगा पर वर्ष का? हर ईयर का 14% होगा। हमसे पूछा वार्षिक दर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ये मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है, दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो। कह रहा है कि कृष्णा ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेश किया, 2 भागों में बांट दिया। उसके जैसे मैं कृष्णा हूं, मेरे पास 25,000 है, मैं 2 भागों में इसको ब्याज पे लगा रहा हूं। कह रहा है पहला वाले भाग को है ना 11% की दर पर, वो भी कौन से ब्याज के हिसाब से? साधारण ब्याज के हिसाब से उधार दिया। दूसरा जो भाग है ना, इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या पे क्या दिया? उधार दिया। फिर कह रहा है 2 वर्ष के बाद, मतलब क्या हुआ सर? 11% साधारण ब्याज की दर पे भी 2 वर्ष के लिए ये पैसा दिया होगा, और 10% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे भी 2 वर्ष के लिए पैसा दिया होगा, और 2 वर्ष बाद दोनों जगह से जो ब्याज मिला है ना वो 5,370 है। तो आपको बताना है साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है, मतलब साधारण ब्याज पर उसने कितना उधार दिया है, ये आपको बताना है। पहले तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताओ। मेन तो पहले क्वेश्चन, जबकि देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में ही नहीं आया ना तो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब देखो एक एक करके समझना। मैं इस 25,000 के 2 टुकड़े कर लेता हूं। मैंने ऐसे कह दिया कि इसमें से x रुपया तो दे दिया साधारण ब्याज पे और y रुपया दे दिया किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। x रुपया किस पे दिया? एसआई पे, और y रुपया किस पे दिया? चक्रवृद्धि पे, और दोनों मिलाकर टोटल 25,000 रुपए होने
चाहिए। ये वाली बात क्लियर है? पहले बोलोगे जी सर। अब बताओ साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज का रेट कितना है सर? 11% एक साल का। तो मैं पूछूं 2 साल का कितना होगा, तो आप सब कहोगे एक साल का 11% तो 2 साल का 22%। मतलब ये x रुपए पर 22% का ब्याज लिया होगा। बोलो हाँ या ना। इस 25,000 के दो टुकड़े कर लिए, x और y, x रुपए पर 22% का ब्याज लिया होगा। अब देखो अगले भाग को, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि पर दिया, और कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। तो आप सबको पता है कितना परसेंट ब्याज मिला होगा? 21%। कैसे सर? एक साल का 10% ब्याज, दूसरे साल का 10% ब्याज, और चक्रवृद्धि में ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। अरे बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से तो आप सीआई का रेट निकालते हो 2 वर्षों का। आपने कहा 0 0 0 0 कैंसिल, 10 10 20 और 1 21%। कि एक साल का अगर दर 10% है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 2 साल का ब्याज टोटल कितना रिटर्न होगा? पहले साल 10, दूसरे साल 11%। कहने का मतलब टोटल 21%। मैंने 21% लिख दिया। अब मुझे बताओ ये दोनों ही ब्याज मिलाकर रुपए में कितना मिलता है? 5370। आपको पता है कि जो ब्याज यहां मिला, जो ब्याज यहां मिला, दोनों को जोड़ने पर 5370 मिलना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। मुझे एक बात बताओ, x रुपए पर मुझे 22% का ब्याज मिला, बोलो हाँ या ना। और y रुपए पे मुझे 21% का ब्याज मिला, बोलो हाँ या ना। यहां तक की कहानी क्लियर है? 25,000 के दो टुकड़े x और y, x पर 2 साल का 22% ब्याज मिला, y पर 2 साल का 21% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, और दोनों मिलाकर 5370 रुपया क्वेश्चन में दिया है। अब सर आप क्या करने वाले हैं? तो जादू करने वाला हूं। देखो कैसे सर। इस 22x को ओवरऑल देखा जाए 22x ही तो है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 21x प्लस x, इसको भी परसेंट में, इसको भी परसेंट में, और ये मेरे पास 21y% तो है ही, और बराबर में 5370 है। बोलोगे जी सर। मुझे बताओ 21 और 21 अगर दोनों में से मैं कॉमन ले लूं 21%, तो अंदर में x प्लस वाई बचेगा, और प्लस x% और बराबर 5300 क्या 70। ये पूरा मेथड समझा रहा हूं, बाकी आगे डायरेक्ट भी बताऊंगा। और x प्लस वाई मिलाकर मेरे पास कितना होना चाहिए सर? 25,000। बोलोगे जी सर। तो एक लाइन और करते हैं, 21% गुना क्या 25,000 प्लस क्या x% बराबर क्या 5370। बोलोगे जी सर। अब बताओ 25,000 का 21% कैसे कैसे निकालोगे सर? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 गुना 250 कर दो, 21 गुना 250 5250 होगा। कैसे? तो 25 दूना 50, 25 से कम 25, 500 और 25 525, एक जीरो बैठा दोगे, और x% बराबर कितना हो गया सर? 5370। तो यहां से x% का मान कितना निकलेगा सर? 5370 में से 5250 घटा दिया, तो x% का मान कितना आ गया सर? 120। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? तो सर 12,000 आ जाएगा। तो हमसे यही तो पूछा, साधारण ब्याज पे कितना उधार दिया? x, और x का मान कितना है? 12,000। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। किया क्या? आराम आराम से देखो, ये 22%, ये 21% क्लियर हो गया। x पे 22%, y पर 21%, टोटल मिलाकर इतना ब्याज मिला। मैंने कहा इस 22x को 21 प्लस x लिख सकते हो? बोलोगे जी सर। तो ये वाला देखो, कौन सा वाला? ये वाला देखो सर, बस कैलकुलेशन ही तो किया। ये वाला और ये वाला, इन दोनों में 21% कॉमन निकाल लो तो x प्लस वाई होगा, और x और y दोनों मिलाकर 25,000 ही तो होगा ओवरऑल। बोलोगे जी सर। तो 21% गुना 25,000 प्लस x% बराबर 5370। बताओ 25,000 का 21% इतना होगा कैसे? तो सर बटा 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 250 गुना 21 करना है, तो 25 गुना 21 किया 525, एक जीरो बैठा दिया। तो इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो x% क्या होगा? इतना माइनस इतना, इसमें से इसको घटाया 120। x% का मान 120 है, तो x का मान क्या होगा सर? परसेंट हटेगा नीचे 100, 100 नीचे है तो उधर गुना में, तो आपने कहा 12,000। मतलब सर x रुपए पे साधारण ब्याज पे मैंने 12,000, साधारण ब्याज पे मैंने 12,000 रुपए क्या दिया था? उधार दिया था। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x और y नहीं मानना है तो। सर यहां तक की तो बातें क्लियर होगी, समझना मेरी बात को गौर से।
2 साल के लिए अगर एसआई पर दिया तो 22% ब्याज मिलेगा, और 2 साल के लिए सीआई पर दिया तो 21% ब्याज मिलेगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि साधारण ब्याज 1 साल का 11, 2 साल का 22, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का 10, तो 2 साल का 21%। टोटल सर ब्याज मुझे ये मिला है, ये मुझे पहले से दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़कर टोटल इतना ब्याज मिला है, ये पहले से दिया हुआ है। अब मैं ऐसे सोचूंगा, सुनना मेरी बात को, क्या इस 22 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 21 प्लस 1%? बोलोगे जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, 21% का ब्याज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और ये 21% का ब्याज मिलेगा किस पे? 25,000 पे, क्योंकि दोनों मिलाकर, दोनों 21% मिला, 21% का साधारण पे भी, 21% का चक्रवृद्धि पे भी, तो टोटल धन तो 25,000 ही है ना दोनों मिलाकर। तो 25,000 पे 21% का ब्याज मिलेगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो हटाऊंगा और इनको गुना करूंगा तो 5250 आएगा। मतलब मैंने कहा कि सर अगर 5250 रुपए का ब्याज यहां से घटा दूं तो 120 रुपया बचा, और ये जो 120 रुपया एक्स्ट्रा बचा है वो किसके हिस्से का बचा है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, वह साधारण ब्याज में जो 1% एक्स्ट्रा था ना उसके बराबर होगा। तो आपने कहा सर 1% किसके बराबर? 120, तो 100% किसके बराबर? 12,000। तो यहां से आपको पता चल गया कि सर साधारण ब्याज पे आपने 12,000 इन्वेस्ट किया था, चक्रवृद्धि पूछता तो 25,000 माइनस 12,000 13,000। सेम यही काम मैंने यहां किया है, लेकिन यहां पूरा XY मान के किया है, यहां सीधा एक लाइन में कर दिया है। क्लियर है भाई? दोनों ही तरीका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, चौथे में। चौथे में बढ़ेंगे भैया, चौथे को देखिए। अब ये भी माध्य का है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे में कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। बीच में कहीं भी फ्रीक्वेंसी f का मान बीच में कहीं भी इस तरीके से x दे दिया तो भैया कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा पूरा पूरा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हम भी करेंगे। बताओ माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? ये तो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, तो हम आंकड़ा x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा, यही तो करते हैं। बोलो, दोनों को जोड़कर आधा। ठीक है सर, दोनों को जोड़कर आधा और दोनों को जोड़कर आधा, यही तो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं सर? f गुना x निकालते हैं, क्योंकि आपको पढ़ा रखा है कि सर माध्य ऐसे केस में कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ एफ एक्स बटा समीशन ऑफ f। मतलब क्या है सर माध्य निकालने का फॉर्मूला? जो बारंबारता है, जो आंकड़ा है, दोनों को गुना करके जोड़ते हैं, और जो बारंबारता है उनको जोड़कर भाग लगाते हैं, तब माध्य निकलता है। तो सर f दिया था, x इनको जोड़कर आधा करके निकाल लिया, तो f गुना x मतलब इन दोनों को गुना करेंगे। 6 पंचे 30, 15 गुना 12 सर 180, 25 गुना 15, 25 दाही 250 और 25 पचे 125 मतलब 375, 35 गुना x सर 35x, और 45 पंचे तो आपको पता ही है 225 होता है। अब इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तभी तो समीशन ऑफ एफ एक्स आएगा। जी सर, जोड़ना शुरू करिए। तो देखो जोड़ने का भी तरीका सीखो भैया। देखो सर ये 375 है, ये 225 है, ये आसानी से जोड़ सकते हैं। 300 200 500, 75 और 25 600। अरे 75 और 2500 तो 500 और 1 600, मतलब इसको इससे जोड़ेंगे 600। 180 में 30 जोड़ोगे 210, तो 600 में 210 जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 810, प्लस ये 35x 35x, इन सब का टोटल कितना है? 810 प्लस 35x। अब इनको जोड़ना है बारंबारता को। सर बारंबारता को जोड़ लीजिए। बताओ सर, बारंबारता को जोड़ना शुरू करते हैं। 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 में 15 जोड़ोगे सर 38 आएगा, और प्लस क्या? x। ठीक है, क्वेश्चन में माध्य का मान पहले से 24.6 दे रखा है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर ये होता है समीशन ऑफ एफ एक्स, जिसका मान क्या है? 810 प्लस कितना है सर? 35x है, बटा बारंबारता का योग जो कि कितना है सर? 38 प्लस x है। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सर 1 से इसमें गुना करेंगे तो सर ये तो वही हो जाएगा 810 प्लस 35x बराबर। अब इन दोनों को गुना करना है, तो 24.6 में 38 का गुना करना है। तो देखो सबसे पहले मैं यही गुना कर लेता हूं 246 में 38 का,
क्योंकि 24.6 का मतलब बस एक अंक बाद दशमलव बैठा है, इसको इससे गुना कर लेता हूं। पढ़ो मेरे साथ, 8 छक 48, 4, 8 चौका 32, 4 36, 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, 6 तिरी 18 का 8, हासिल 1, 4 तिरी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, और इनको जोड़ा 8 14 3 9। तो मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं गुना करूंगा तो 9348 आएगा, 9348 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव बैठा दो क्योंकि यहां पे भी तो एक अंक बाद दशमलव है, ठीक है। प्लस क्या होगा, तो सर 24.6 गुना एक्स, 24.6 गुना एक्स। अब सॉल्व करो भैया इनको, मुझे बताओ 810 प्लस का इधर माइनस का आएगा तो घटाना यहीं पे सीखो। सर अगर ये 900 होता, ये 800 होता तो 100 बचता, और प्लस 34.8 है तो 134.8, 10 और कम कर दोगे तो सर इसमें से इसको घटाते ही क्या मिलेगा, 124.8। सेम चीज ये 24.6 है, इस साइड आता माइनस का, 35 में से 24.6 घटाते तो आसानी से 10.4 बता सकते हो। कैसे, सर 35 में से मैं अगर 24 घटाता तो 11 होता, और 0.6 और कम कर देते तो 0.4, तो 10.4। यहां से x का मान निकाल लो, बताओ 124.8 बटा 10.4। सर दशमलव दशमलव कट गया, ये तो सीधा सीधा काटा पीटी हो रहा है, 104 का पहाड़ा एक बार, तो 124 में से क्या बचेगा 20, और ये 8 तो 208, तो 104 का दो गुना क्या हो गया 208। तो x का मान क्या आया 12, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो गुना भाग जोड़ घटाव तो करना पड़ेगा। अगले को देखो, पांचवे को। अब कह रहा है कि दो पासे को फेंको और दोनों पासे का जो रिजल्ट आए ना उनका योग 8 होना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है। तो सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हमें चाहिए वो ऊपर और टोटल आउटकम नीचे, यही तो पढ़ते हैं हम, फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम नीचे। अब दो पासे को फेंको, पहले तो पासे को फेंकोगे टोटल 6 सतह होता है, हाँ या ना, डाइस देखा है ना जब लूडो खेलते हो तो उस पर नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6। तो मैं पहले पासे को फेंकूं, सुनना मेरी बात को, पहले पासे को फेंकूं, मान लो पहले पासे पे 1 आया, तो दूसरे पासे पे 7 आएगा तभी तो टोटल 8 बनेगा। लेकिन आपको पता है कि दूसरे पासे पे 7 ला नहीं सकते, क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि उस पे टोटल 6 ही नंबर तक लिखा होता है। बोलोगे जी सर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर पहले पे मैंने 2 लाया तो दूसरे पे मैं 6 ला सकता हूं और इनका टोटल 8 बन गया, क्योंकि योग 8 लाना है। बोलोगे जी सर। पहले वाले पासे पे 3, दूसरे वाले पे मैं अगर 5 ले आऊं तो टोटल 8 हो सकता है जी। पहले वाले पासे पे 4, दूसरे वाले पासे पे भी 4 ले आऊं तो सर टोटल 8 हो सकता है जी सर, हो सकता है। पहले वाले पासे पे मैं 5 ले आऊं और दूसरे वाले पासे पे 3 ले आऊं तो 5 और 3 8 हो सकता है जी सर, हो सकता है। पहले वाले पासे पे मैं 6 ले आऊं, ठीक है, तो दूसरे वाले पासे पे मुझे क्या लाना पड़ेगा 2। बोलोगे जी सर, 6 और 2 8। अब इसके आगे मैं पहले वाले पासे पे तो 7 किसी जिंदगी में नहीं ला सकता, ला सकते हो क्या, नहीं। मतलब 8 लाने की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है 5। तो मैंने कहा फेवर में मेरे कितने आउटकम हैं 5। टोटल कितना होगा, तो सर एक डाइस पे 6, दूसरे डाइस पे 6, तो सर टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल आउटकम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। 6 में 6 का गुना कितना 36, तो बटा क्या करोगे 36। तो आपने कहा 5 बटा 36 इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई, बहुत आसान था ये तो। चलिए अगले को देखिए, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक सा एक रूल पता है तो काम हो जाएगा। आपको पता है भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें खुद का और एक का भाग लगे, इसके अलावा किसी का भाग ना लगे। आपको यह भी पता है कि दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्या में उसमें से एक लौती अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम अभाज्य संख्या है। लेकिन एक तीसरी बात क्या है, तो ध्यान देना, कभी भी 3 संख्याओं का योग, ध्यान देना, कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर एक सम संख्या है, अगर एक सम संख्या है तो उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। किसी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर एक सम संख्या है तो उन तीनों में से एक अभाज्य संख्या 2 होगा, ये फिक्स है। ये बात दिमाग में बैठा लो जी सर।
कॉन्सेप्ट बात तो अपना ये था, कॉन्सेप्ट अपना ये था। अब सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, कर लेते हैं सॉल्यूशन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड तीन अभाज्य संख्या है जिसमें जेड सबसे बड़ा है, उससे छोटा वाई है, उससे छोटा एक्स है। एक्स वाई जेड का मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 70 है। 70 एक सम संख्या है, बोलोगे जी सर, तो फिक्स है एक मान तो 2 होगा ही होगा। अगर एक मान 2 हो गया तो बाकी दो मान का योग क्या होगा सर, y प्लस जेड 68 होगा। बोलो हाँ या ना। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो आपने कहा 70 माइनस 2 68। अब मुझे y और z का ऐसा मान लेना है कि इन दोनों को जोड़ने पर 68 भी मिल जाए और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या तो हो ही हो, साथ साथ में ध्यान रखना z का मान y से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इसको तो सोच भी सकते हो, ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। अगर इसको 31 ले लिया तो इसको 37 ले लेते हैं। 31 और 37 68 हो जाता है। 31 और 37 दोनों अभाज्य संख्या है, साथ साथ में z बड़ा है किससे, y से। तो यहां से आपको z का मान क्या पता चल गया सर, z का मान 37। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बाकी को हटाओ। क्लियर है भाई, आसान था। चलो अगले को देखो। कह रहा है एक समबाहु, ये तो बहुत आसान है। आपको जब समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था 2D में, तो एक तो बताया था कि जब भुजा पता हो तो क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन जब डायरेक्ट ही ऊंचाई दे दे तो क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू बढ़ो ना, √3/3। ऊंचाई कितना है 10√3, इसका स्क्वायर करो। सर आगे बढ़े, √3/3 गुना 10 का स्क्वायर 100, √3 का मतलब 3। सर 3 से 3 गया, 100√3 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बाकी क्या है सर, गलत है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो रही है। अगले को देखो। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी के बीच में पैसा जो बांटना था 2:5:7 में बांटना था। सही सही, इस रेशियो में बांटना था। गलती से क्या किया उसने, गलती से उसने पैसे को 5:2:7 में बांट दिया। जो टोटल धन था ना उसको इस रेशियो में तीनों में बांटना था, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिया। गलती हो सकती है, हम इंसान हैं। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार बी को 150 रुपए का तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बताना है कि टोटल राशि क्या थी, वो टोटल धन कितना था जिसमें से इनको पैसा हम बांट रहे थे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहला काम क्या करो, पहले का टोटल करके देखो। सर पहले का टोटल 14 है, ठीक है। दूसरे का भी टोटल करके देखो, दूसरे का भी टोटल 14 है। जी सर, दोनों का टोटल सेम है। अगर टोटल सेम नहीं होता ना तो सबसे पहले टोटल सेम बनाते, जिससे रेशियो भी बदल जाता, उसके बाद आगे का प्रक्रिया करते। लेकिन यहां पहले भी टोटल धन 14 का था, अब भी 14 का है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, तो देखो, ए को यहां इस हिसाब से गलत बांटने के चक्कर में ए को तो 3 का लाभ हो गया। बोलो हाँ या ना। ए को पहले 2 मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है, तो 3 का लाभ हो गया। अगर बी की बात करें तो बी को 3 का लॉस हो गया, पहले 5 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, सॉरी अब 2 मिल रहा है तो 3 का लॉस। सी को तो कोई लॉस नहीं हुआ, जितना पहले मिल रहा था उतना अब मिल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को 150 का लॉस है। अरे भैया, बी को यहां रेशियो में कितने का लॉस है, 3 का। इसी का रुपया में कितना लॉस है, 150। कितना गुना, 50 गुना। 50 गुना ये तो रेशियो का मान 50 आ गया। हमसे पूछा टोटल धन, तो टोटल धन तो सर दोनों ही केस में 14 ही था। गुना किसका करना सर, 50 का। 14 पंचे 70, 700 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सब सर गलत है। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है। चलो अगले को देखो। अब ये देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डरना नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन को देखते हैं ना, कौन इतना कैलकुलेशन करे, क्या पता कैलकुलेशन बहुत आसान हो, देखने में लंबा चौड़ा पर कैलकुलेशन आसान हो। देखो क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति है एक्स वाई जेड। देखो भैया, ये एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। पैसा 13:20:15 के में बांटा है। 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड इस अनुपात में अपने शेयर को एक साथ व्यवसाय में शुरू करते हैं, इस शेयरिंग में। आगे कह रहा है 7 महीने बाद वाई अपना 33% हिस्सा वापस ले लेता है। अरे 33% वापस ले लिया तो बचेगा कितना, 67%। ठीक है। जबकि जेड वर्ष पूरा होने से 5 महीना पहले ही
24% हिस्सा वापस ले लेता है। अरे 24% ले लेगा तो बचेगा कितना व्यापार में? 76%। कुल इतने का लाभ होता है 16,100 का, तो जेड का मान क्या होगा? तो सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालना होगा। और भैया लाभ कैसे निकालते हैं आपको थोड़ी देर पहले, आपको ये पहले भी समझा चुका हूं, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है सर, तो चलिए काम क्या करते हैं, पहले कलर चेंज। एक्स के, वाई के और जेड के लाभ का रेशियो निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे तो देखो, एक्स कितना शेयर लगाता है, एक्स कितना इन्वेस्ट करता है 13 के अनुपात में। काम करो, कैलकुलेशन को सही करने के लिए 130 ले लो। ये जो 13, 20 और 15 है ना, सब में 10 का गुना कर लो। इससे क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 130 लगाता है कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, क्योंकि एक्स अपने व्यापार, अब एक्स अपने पूंजी में कोई चेंज नहीं किया है, ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा है हमें। ठीक है, वाई की बात करें तो वाई के बारे में क्या कह रहा है? व्यवसाय शुरू होने के 7 महीने बाद वाई 33% वापस ले लेता है। मतलब शुरुआत में वाई 200 लगाकर चल रहा होगा 7 महीने तक। समझ गए मेरी बात को, कि 200 रुपया वो लगाकर चल रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक तो 200 ही रहा। जैसे ही 7 महीना कंप्लीट हुआ 33% हिस्सा वापस ले लिया। तो सर 200 का 33% वापस ले लिया तो 67% ही तो बचा। बोलोगे जी सर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13। मतलब अब 200 में से कितना धन बच गया? 134। और ये कितने महीने तक चलेगा? 5 महीने तक, क्योंकि टोटल व्यवसाय 7 5 12, 1 वर्ष कहने का मतलब 12 महीने तक ही चल रहा है। वाई का काम तमाम। जेड की बात कर रहा है। जेड शुरुआत कितने से कर रहा है? 150 से। 150 से कितने महीने तक चला? 7। कैसे? तो कह रहा है जेड ने पूरे वर्ष में 5 महीने पहले, तो वर्ष से 5 महीना पहले कहने का मतलब 7 महीने तक तो वो 150 लगा के चला। जैसे ही 5 महीना बचाना, क्या कर रहा है सर? क्या कर रहा है सर? 24% हिस्सा वापस ले रहा है। सर यहां कहां कर दूं? यहां कर देता हूं। 150 में से 24% ले लिया तो 76% ही तो बचेगा। 50 का पहरा आता हो 3 बार, 2 बार, 2 से ये 38 बार, और 38 का 3 गुना 134 दिख रहा है ना, 30 तिया 90, 8 तेरी 24, 114। तो आपने कहा 5 महीने के लिए यह 114 रुपया रखना है। क्या ये पूरी कहानी समझ गए? 130 रुपया लगाया, 12 महीने तक 130 रुपये के साथ रहा। 200 रुपया लगाया 7 महीने, 7 महीने बाद मूड बदला, 33% हिस्सा हटा लिया, तो 200 का 33% हटा लोगे तो 134 बचेगा। 5 महीने तक ये लगा चलता रहा। फिर शुरू में 150 लगाया, 7 महीने तक तो ठीक था। जैसे ही 7 महीने हुए, मतलब जब 5 महीने बचे, तो 24% हिस्सा वापस ले लिया। तो सर 150 का 24% ले लेंगे तो 76% ही तो बचेगा। 76% कितना होता है? 114। 114। अब इनको सॉल्व कर लो सर। सर इनको गुना करेंगे 12 तिया, सॉरी 12 गुना 13 करना है तो 156 होता है, आपको पता है, ये तो जनरल कैलकुलेशन है। सर ये 1400 हुआ, प्लस इनको गुना कर दे, 5 गुना करना है तो 2 से भाग लगा दो ना, 2 7 और 1 0 बैठा दो। ठीक है, बी का ये हिस्सा हो गया, वाई का ये हो गया। जेड का 15 सतह कितना होता है? 105, तो 1050, प्लस इनको 5 का गुना करना है तो 2 का भाग लगा दो, इसमें 2 पंचे और 2 सतह और 1 0। ये जेड का हिस्सा हो गया प्रॉफिट का। एक लाइन और लिखो, एक्स को 1560 का प्रॉफिट, इनको जोड़ोगे 2070 का प्रॉफिट, और जेड को कितना है? तो 1500 और 70 50 120, 1620 का। सर ये 0 0 0 अगर काट दें और मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं, तो x को 156 के रेशियो में प्रॉफिट है, y को 207 के रेशियो में प्रॉफिट है, और z को 162 के रेशियो में प्रॉफिट है। क्या ये वाली बात आपको दिख रही है? ये निकालना था हमसे। किसका हिस्सा पूछ रहा है? z का। तो कहीं पे ले लो z का हिस्सा, z का। z का हिस्सा कितना है सर? 162 है सर। ठीक है, कितने में? तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो चलो जोड़ते हैं। 100, पहले देखो 100 200 और 300, 100 200 और 100 200 300 और 1 400, 400 तो ये हो गया। 50 और 60 110 ये हो गया, तो 510 हो गया, प्लस 7 और 6 13, 13 और 2 कितना? 15, तो सर कितना हो गया? 525। और गुना कितना? तो सर टोटल धन कितना है? 16,100।
तो इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ इस साइड में, जगह के अभाव में। z का पूछा तो 162 कितने में से, 525 में से, और टोटल कितना है 16,100। अब इनको कैलकुलेट करना है, यही अपना क्या है काम है। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो देखो मैं अगर 25 से काट दूं तो 25 दूना 50, 25 एकम 25। इसको मैं 25 से काट दूं तो 25 छक 150, कितना बचेगा 11 और 1 0 110, 25 चौका 100, फिर 10 1 0 25 चौका 100। अब कुछ कट रहा है, 6 2 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 से सर ये 7 बार, और 3 से काटूंगा 3 पचे 15, 3 चौका 12, और 7 नमा 54 तो होता ही है ना, सॉरी 9 7 63 होता है। 7 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको देखते हैं 7 से ये कट जाएगा क्या, हाँ 7 नमा 63 और 7 दूनी 14, मतलब ओवरऑल क्या बचा 54 गुना क्या करना है सर 92। 54 गुना 92 कर लेंगे, काम चल जाएगा। काम करो ना, 92 गुना 50 कर लो, 92 का 50 से गुना करोगे 4600 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाता है। और 92 गुना 4 करो तो 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, इनको जोड़ोगे तो 49 68। सर 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 ऑप्शन नंबर डी मिल गया। भाई यहाँ यूनिट डिजिट से काम नहीं चला सकते थे, इकाई के अंक से, 4 दूनी 8, क्योंकि इसका भी इकाई 8 था, इसीलिए नहीं चला पाते, पूरा गुना करना पड़ता। सही आंसर क्या था, ये था। हाँ हम डिजिट सम जरूर लगा सकते थे, जैसे ये 9 और 2 11, और 9 2 11, 11 का मतलब सर ये 2, 5 4 9, तो 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट, या 9 आना चाहिए, तो देखते ये 9 कट जाता, 8 और 6 14, 14 4 18, ये 0, तो ये हो सकता था। बाकी किसी का यूनिट डिजिट क्या है, 0 नहीं आ रहा। हाँ तो डिजिट सम लगा सकते थे, डिजिट सम से हम कर सकते थे, या पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए गुना करके। 49 67 इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। मेन ये काम था, उसके बाद की चीजें आसान थी। अगले को देखो 10 नंबर। अब देखो 10 नंबर क्या कह रहा है कि यह दंड आरेख यू भी डब्ल्यू एक्स द्वारा इतिहास भूगोल के प्राप्त अंकों को प्रतिशत को दर्शाता है। तो हिस्ट्री वाला येलो है और ज्योग्राफी वाला रेड है, इनके अंक को दर्शा रहा है। आपको बताना क्या है कि भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों में प्रतिशत अंतर क्या है। अब देखो करना क्या होगा, तो सुनो मेरी बात को। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को देख लेता हूं। किसको देख लेता हूं, ज्योग्राफी। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टोटल अंक कितने हैं इन सबको मिलाकर, तो सर ज्योग्राफी वाला डेटा कौन है भैया, ज्योग्राफी वाला ये डेटा है 80 87 70 और 75। जोड़ो 80 और 80 160, 70 और 70 140, 300 हो गया, 7 5 12, 312 हो गया टोटल। समझ गए ना कैसे, पहले 80 80 70 और 70 ले लिया, 300, यहां 0 यहां 7 यहां 0 यहां 5, 7 5 12, 312। ज्योग्राफी के बाद सर किसकी बात कर लेते हैं, सर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सर हिस्ट्री का डेटा कौन है, ये वाला 75 63 80 72, जोड़ना पड़ेगा। 70 और 60 130, 130 और 80 210, 210 और 70 280, और यहां 5 3 8 और 2 10, 290, 290। सही जोड़ा, एक बार चेक कर लेना। अब कह रहा है इनके परसेंटेज का अंतर, तो पहले इनके बीच डिफरेंस कितने का चल रहा है, सर 22 का चल रहा है, तो परसेंटेज डिफरेंस निकालना है ना, परसेंटेज डिफरेंस। तो सर 22 का अंतर चल रहा है, बोलोगे जी सर। टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, सर ज्योग्राफी भी 100 100 100 400 का, हिस्ट्री भी 100 100 100 400 का, तो 22 बटा 400 और गुना कितना 100 कर दो। सर 2 0 से 2 0, 4 से काट दूंगा इसको, 4 पंचे 20 दशमलव 4 पंचे 20, मतलब डिफरेंस कितने परसेंट का होगा, 5.5% का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। बात समझ गए इसका क्या, कि सर ज्योग्राफी के भी टोटल 4 पेपर थे, तो एक पेपर 100 का, टोटल 400 का। हिस्ट्री के भी टोटल 4 पेपर थे, तो टोटल 400 का ही तो पेपर हुआ। तो मैंने डायरेक्ट देखा कि इनके बीच में नंबर का अंतर कितना चल रहा है, 22 कितने में से, तो टोटल 4 बोझ 100 में से, गुना किसका 100 का, ताकि परसेंटेज में निकल गया। दोनों के बीच का प्रतिशत अंतर कितना आ गया, 5.5%। क्लियर है, तो ये वाली कहानी यहां तक क्लियर है। तो यहां पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मॉक नंबर 24 यहां पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।